अगर इस फिल्म की कहानी को मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार की धीमी आंच में पकती एक स्वादिष्ट लव स्टोरी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे छोटी उम्र में बड़ा क्राइम करने की वजह से जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने किस तरह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, यही इस फिल्म का प्लॉट है। मूवी का नाम और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है क्रॉक नाम के एक लड़के की जो टीन एज के दिनों में गैंगस्टर हुआ करता था। ये अपने बॉस के लिए इतना ज्यादा वफादार था कि 16 साल की उम्र में अपने बॉस के कहने पर इसने राइवल गैंग के लीडर की हत्या कर दी और बाद में सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की वजह से इसे 8 साल की सजा होती है। आज वो दिन है जब क्रॉक अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आया है। इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा साल जेल में बिताने की वजह से क्रॉक की सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाई और यही वजह है कि वो अंदर से बच्चों जैसा ही है। जेल से छूटने के बाद क्रॉक को समझ नहीं आता कि वो आखिर कहाँ जाए, क्योंकि जेल जाने से पहले वो अपने दादा दादी के साथ रहा करता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहर की सड़कों पे घूमते हुए उसे किसी बिल्डिंग के बाहर अपने बॉस का पोस्टर दिखाई देता है। इसके बाद क्रॉक उस ऑफिस के अंदर जाके अपने बॉस के बारे में पता करता है। क्रॉक के बॉस का नाम है मिस्टर ली, जो पॉलिटिक्स में आने की वजह से अब सिटी काउंसलर बन चुका है। वो क्रॉक को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन सिटी काउंसलर होने की वजह से उसके तेवर अब थोड़े बदले हुए से थे। वो क्रॉक से कहता है, मेरा एक पुराना अपार्टमेंट काफी दिनों से खाली है, तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रह सकते हो। और इसके बाद वो अपनी तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल के उसे देता है। क्रॉक उससे कहता है, लेकिन हमारी बात तो 5 लाख रुपए की हुई थी। ली उससे कहता है कि पिछले 8 सालों में समय काफी बदल चुका है, तो जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। क्रॉक ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने ऑफिस में कोई जॉब दे दे। ली इस बात पे राजी हो जाता है और उससे कहता है कि खुद के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद के कल से ज्वाइन कर लो। इसके बाद क्रॉक अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करता है और फिर अगले दिन से वो ली का ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। ली जानता है कि क्रॉक को दुनियादारी का बिल्कुल ज्ञान नहीं, इसलिए वो अपने असिस्टेंट हाउ से कहता है कि क्रॉक को यहाँ काम करने के तौर तरीके सिखाए। हाउ सबसे पहले क्रॉक को सिखाता है कि किस तरह मेहमानों के सामने चाय पेश करनी है। इसके बाद वो सिखाता है कि ऑफिस में आने वाली कंप्लेन कॉल्स का जवाब किस तरह देना है। एक दिन ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस में कुछ लोग आते हैं। वो देखता है कि इन सब लोगों ने चीफ काउंसलर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। क्रॉक उन लोगों को चाय सर्व करने के बाद उन लोगों के पास ही बैठ जाता है, तो उसका बॉस उसे इशारे में रूम से बाहर जाने को कहता है। क्रॉक ने आज पहली बार देखा कि विजिटिंग कार्ड जैसी भी कोई चीज होती है जो बड़े लोग पहली मुलाकात में एक दूसरे को दिया करते हैं। एक दिन वो अपने बॉस से पूछता है कि मेरा विजिटिंग कार्ड कब बनेगा। क्रॉक की ये बात सुन के ली मुस्कुराने लगता है। एक दिन क्रॉक किसी बड़े से गुलदस्ते के साथ शहर से बाहर किसी जगह पे जा रहा था। ये गुलदस्ता उसके बॉस ली ने संवेदना प्रकट करने के लिए भिजवाया था, क्योंकि इस गांव में एक बुजुर्ग आदमी की डेथ हो गई है। मरने वाले आदमी की एक बेटी है जिसका नाम है फिली। क्रॉक उसके सामने इस घटना के लिए शोक व्यक्त करता है। फिली को जब पता चलता है कि ये फूल काउंसलर ऑफिस से आए हैं तो वो भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम पॉलिटिक्स करने वाले लोग ऐसे ही मौकों को इंतजार में रहते हो। हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए तुम लोग यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन वेडिंग्स और फ्यूनरल में अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम हमेशा पहुँच जाते हो। फिली की ये बातें सुन के क्रॉक को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी नजर में उसका बॉस एक अच्छा इंसान है। वो फिली से पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो क्रॉक को बताती है कि नाली जाम होने के कारण पिछले कुछ महीनों से मेरे खेत में पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी कंप्लेन करने के लिए मैंने काउंसलर ऑफिस में कई बार कॉल की, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्रॉक अपने बॉस का शेड्यूल चेक करने के बाद उसे वेडनेसडे को बॉस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देता है। फिली को ये देख के हैरानी होती है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोग इतने शरीफ कब से होने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ काउंसलर से मिलने के लिए फिली उसके ऑफिस गई है। क्रॉक अपने बॉस को फिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिली की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद ली उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द इस पे कुछ एक्शन लेगा और साथ ही वो क्रॉक से कहता है कि वो फिली के साथ जाके उसकी फील्ड का सर्वे करे। क्रॉक अपने बॉस से पूछता है कि ये फील्ड सर्वे क्या होता है। ली कहता है कुछ खास नहीं, बस फिली के साथ जाके उसके खेत और आसपास का फोटो खींच के ले आओ। इसके बाद क्रॉक बड़ी खुशी खुशी इस फील्ड सर्वे के लिए जाता है। वहां पहुंच के वो फिली के खेत की 2-4 फोटोज खींचता है। फिली इस बात को समझ जाती है कि क्रॉक को फील्ड सर्वे के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए वो खुद उसे नाली का वो हिस्सा दिखाती है जहाँ से वाटर ब्लॉक हुआ है। इसके बाद वो क्रॉक को बताती है कि कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए मेरी जमीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं इस जमीन को नहीं बेचना चाहती, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। इसके बाद क्रॉक फील्ड सर्वे के फोटोज अपने बॉस को जाके देता है, लेकिन ली इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके 1 महीने बाद फिली इनके ऑफिस में फिर से कॉल करती है। क्रॉक फिली की आवाज पहचान लेता है और उसके हालचाल पूछता है। वो क्रॉक पे गुस्सा करते हुए कहती है कि पिछले 1 महीने में मेरी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्रॉक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए आज शाम वो अपने बॉस से फिर से बात करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिली से मिलने के लिए क्रॉक उसके गांव गया है।
यहाँ वो देखता है कि कुछ बड़े से ड्रम्स में फिली नदी का पानी भर रही है ताकि वो अपने खेत में लगी फसल की सिंचाई कर सके। क्रॉक भी इस काम में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिली उसे अपने से दूर हटाती है, जिस वजह से पानी की बकेट फिली के ऊपर गिरती है। वो क्रॉक पे नाराज होते हुए कहती है कि तुम्हारा बॉस मेरी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। क्रॉक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। क्रॉक फैसला करता है कि वो खुद ही फिली की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर एक सुबह वो फिली के खेत के पास जाके उस नाले की खुद ही सफाई करना शुरू कर देता है। फिली भी वहाँ से गुजरते हुए क्रॉक को ये सब करते देखती है। सुबह से शाम तक सफाई करने की वजह से वो काफी थक चुका था, इसलिए वहीं पास में सो जाता है। रात को फिली वहाँ आकर उसे अपना कोट उड़ाती है और उसके बाद वो भी नाली की साफ सफाई में लग जाती है। अगली सुबह कुछ गुंडे टाइप के लोग फिली की कार में तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग फिली के हाथ को 2 डंडों में फंसा के उसे बेसबॉल बैट से तोड़ने वाले थे, लेकिन तभी क्रॉक उनसे पूछता है कि क्या तुम इसका हाथ इसलिए तोड़ रहे हो क्योंकि उसने नाली की सफाई की? अगर ऐसा है तो पहले तुम्हें मेरे हाथ तोड़ने चाहिए, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा उस नाली को साफ किया है। उनमें से जो लड़का क्रॉक के हाथ पे बैट मारने वाला था उसके हाथ कांप रहे थे। क्रॉक हंसते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ये किया है? लेकिन तभी एक दूसरा लड़का उसके हाथ से बैट छीन के क्रॉक के हाथों पे जोर से मारता है। क्रॉक को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां एक पुलिस वाला उससे पूछताछ करने आता है। वो क्रॉक से पूछता है कि जेल से छूटने के बाद क्या तुमने फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया? फिली पुलिस को बताती है कि ये एक शरीफ लड़का है जो सिटी काउंसलर के ऑफिस में काम करता है। पुलिस वाला फिली को साइड में ले जाके उसे क्रॉक के अतीत के बारे में बताता है और उसे हिदायत देता है कि तुम्हें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिली इस पुलिस वाले की बात को इग्नोर करती है और इस हॉस्पिटल में रुक के क्रॉक का ख्याल रखती है। इसके कुछ देर बाद क्रॉक से मिलने एक छैल छबीली टाइप की औरत आती है जो असल में क्रॉक की मदर थी। ये बहुत ही सेल्फिश टाइप की औरत है जिसने माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। जब उसे पता चलता है कि क्रॉक काउंसलर के ऑफिस में जॉब करता है तो वो उससे पैसे मांगने लगती है। क्रॉक उसे पैसों के साथ साथ एक की रिंग भी देता है जो उसने इसी के लिए खरीदा था। इसके बाद वो क्रॉक से कहती है कि वो बाहर कुछ सिगरेट्स खरीदने के लिए जा रही है। उसके जाने के बाद क्रॉक फिली को बताता है कि उसकी मदर अब वापस नहीं आएगी। वो जब भी क्रॉक से मिलती है सिगरेट लेने के बहाने कट लेती है और फिर उसके कुछ सालों बाद ही वो दोबारा नजर आती है। फिली बाहर आके देखती है तो क्रॉक की मदर यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले वो की रिंग यहीं पर फेंक कर जाती है। फिली जानती है कि क्रॉक का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए वो उसे डिस्चार्ज करा के उसके घर तक छोड़ने आती है। क्रॉक फिली के सामने खुद को छोटा महसूस करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो उसकी और मदद करे। क्रॉक के कई बार मना करने के बावजूद फिली उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब वो उसे खाना अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है तो क्रॉक उसे रोकते हुए कहता है कि भले ही मेरे हाथ टूटे हों लेकिन मैं खाना खुद खा सकता हूँ। फिर वो डेमो के तौर पे फिली को खाना खा के दिखाता है, जो कि फिली के लिए काफी फनी था। इसके बाद भी फिली कुछ दिनों तक ऐसे ही क्रॉक का ख्याल रखती है। एक दिन फिली उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन ये पुलिस वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो फिली की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। इधर टूटे हुए हाथों के साथ क्रॉक को नहाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी वक्त फिली उसके घर पे पहुंचती है। क्रॉक के लाख मना करने के बावजूद फिली उसे अपने हाथों से नहलाने लगती है। इसी वक्त फिली की नजर क्रॉक की पीठ पे बने क्रोकोडाइल के टैटू पर पड़ती है। क्रॉक उसे बताता है कि वो ड्रैगन का टैटू बनवाना चाहता था, लेकिन पैसे कम होने की वजह से उसे क्रोकोडाइल बनवाना पड़ा और तभी से लोग उसे क्रॉक कह के पुकारने लगे। फिल कहती है मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उन गुंडों को मारपीट करने के लिए किसने भेजा था। इसके कुछ दिन बाद फिली एक ड्रिल मशीन लेके अपने खेत के पास जाती है। वो गुंडे भी आसपास के इलाके में ही रहते थे, तो वो ड्रिल मशीन की आवाज सुन के फिली का पीछा करने लगते हैं, लेकिन फिली अपने कार के साथ एक सेफ जगह पे छुप जाती है। उन लोगों को जब फिली नजर नहीं आती तो वो इसकी सूचना अपने बॉस के पास देने जाते हैं और इसी वक्त क्रॉक अपने स्कूटर से उनका पीछा करने लगता है। क्रॉक को पता चलता है कि ये गुंडे उन्हीं लोगों ने भेजे थे जो उस जमीन को खरीद के वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। वो तुरंत अपने बॉस ली के पास जाके उसे सारी बात बताता है। ली क्रॉक को अपने साथ लेके उन लोगों से मिलने के लिए जाता है। ऑफिस के अंदर जाने से पहले वो क्रॉक के फोन का कैमरा ऑन करके उसके ऊपर की पॉकेट में रखवा देता है। ली उस कंपनी के मैनेजर से मिलकर कहता है कि वो बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाला है और साथ ही वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से भी बात करेगा ताकि नालियों की ब्लॉकेज हटा के वहाँ के खेतों को प्रॉपर पानी मिल सके। मैनेजर सोचता है कि अगर उन खेतों में पानी पहुंचने लगा तो वहाँ के बाकी फार्मर्स भी अपनी जमीन बेचने से मना कर देंगे और इन लोगों का वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए वो चीफ काउंसलर ली को उसके काम में रुकावट न डालने के लिए काफी सारे पैसे ऑफर करता है और असल में ली भी यही चाहता था। सच तो ये है कि उसे क्रॉक और फिली की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो यहाँ पर इन लोगों को ब्लैकमेल करके अपना हिस्सा लेने के लिए आया था। क्रॉक को ये सब कुछ देख के बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रॉक अपने बॉस की कार लेके फिली के घर की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो घर के बाहर खड़ी फिली की कार पे 3-4 गोलियां चलाता है।
ये सब कुछ असल में क्रॉक के बॉस ली ने ही करवाया है। ये फिली के लिए एक तरह की धमकी थी ताकि वो डर से अपनी जमीन को बेच दे। क्रॉक के काम से खुश होकर उसका बॉस ली उसके लिए विजिटिंग कार्ड भी बनवाता है। क्रॉक को अपने किए पे काफी पछतावा है, इसलिए वो कुछ दिनों तक फिली के कांटेक्ट में नहीं रहता। फिर एक दिन वो फिली से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। वो फिली को समझाता है कि जिन लोगों से तुम लड़ रही हो वो बहुत बड़े और खतरनाक लोग हैं। इस जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? बेहतर यही होगा कि तुम इसे बेच के उनसे पैसे ले लो। फिली उससे कहती है कि तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला। इस दुनिया में हम हर चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिवाय जमीन के टुकड़े के, इसलिए मैं मरते दम तक भी अपनी जमीन को नहीं बेचूंगी। क्रॉक वहाँ से अपने ऑफिस वापस आता है और यहाँ वो देखता है कि वो आदमी जिसने क्रॉक का हाथ तोड़ा था उसके बॉस ली के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। अपनी जिंदगी के जरूरी साल जेल में काटने की वजह से क्रॉक दुनिया में चल रही चालाकियों से बिल्कुल अनजान है, इसलिए वो अपने बॉस से कहता है कि आपको इन गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जिसके जवाब में ली क्रॉक से कहता है कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक औकात होती है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रह के काम करो। क्रॉक अब इस बात को समझ चुका है कि उसका बॉस एक घटिया आदमी है। अगले दिन वो फिली से मिलने के लिए फिर से उसके गांव जाता है। वो फिली से मिलकर कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जमीन बेच दो क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। फिली अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देती है तो वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वहाँ उसे एक कार खड़ी नजर आती है। वो समझ जाता है कि फिली की जान को खतरा है। वो दौड़ता हुआ नदी के पास वापस आता है तो देखता है कि वो आदमी जिसने क्रॉक के हाथ तोड़े थे फिली को नदी में डुबा के मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर क्रॉक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी गन निकाल के उस आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद वो ली को कॉल करके बताता है कि उसने उसके भेजे हुए आदमी को मार दिया। ली कहता है कि इस काम को करने के लिए उसके पास और भी आदमी हैं। तो क्रॉक उससे कहता है कि तुम जितने भी आदमी भेजोगे मैं सबको मार दूंगा। ये सब कुछ देख के फिली काफी डर जाती है। वो क्रॉक से कहती है कि मेरे लिए इस जमीन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मैं तुम्हें फिर से जेल जाते नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज यहाँ से भाग के कहीं दूर चले जाओ। क्रॉक कुछ कदम चलने के बाद फिली के पास वापस आकर उसे किस करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से गले लग के रोने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सब बातों से परेशान होकर फिली उन लोगों को अपनी जमीन बेच देती है। पुलिस फिली से क्रॉक के बारे में पूछताछ करते हुए उसे बताते हैं कि जिस गन से उस लड़के का मर्डर हुआ और जिस गन से तुम्हारी कार पे गोलियां चलाई गईं वो दोनों एक ही थी, जिसका मतलब साफ है कि ये दोनों काम करने वाला क्रॉक ही था। पुलिस वाले क्रॉक पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने ही डरा धमका के फिली को जमीन बेचने पे मजबूर किया, लेकिन फिली क्रॉक के खिलाफ गवाही देने से मना कर देती है और उनसे कहती है कि गवर्नमेंट या उसके किसी भी डिपार्टमेंट ने कभी उसकी कोई हेल्प नहीं की। अगर क्रॉक उसकी हेल्प नहीं करता तो वो काफी पहले ही मारी जाती। इधर हम क्रॉक को देखते हैं जो शहर से दूर कहीं पे छुपा हुआ था। एक दिन वो अपने फोन में पुरानी फोटोज देख रहा होता है, तभी उसकी नजर उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे पड़ती है जिसमें उसका बॉस ली फिली की जमीन के सेटलमेंट के लिए उस कंपनी के मैनेजर से घूस ले रहा था। वो ली को कॉल करके किसी सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। वो ली से मिलके उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिली और उसकी जमीन का पीछा नहीं छोड़ा तो क्रॉक ये रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को दे देगा, जिससे ली की काफी बदनामी होगी। ली उससे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि फिली अपनी जमीन बेच चुकी है। तो क्रॉक उससे कहता है कि फिली की जमीन वापस करके उसे परेशान करना बंद कर दो। क्रॉक को डराने के लिए ली अपने एक आदमी को बुलाता है जो छुप के इसके साथ आया था। वो आते ही क्रॉक के ऊपर गन तान देता है। तो क्रॉक उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी किसी को शूट किया है? ये सुनते ही उस लड़के के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो गोली चला देता है जो क्रॉक के पैर में जाके लगती है। क्रॉक गुस्से में अपने बॉस की तरफ देख के कहता है कि मैं क्रोकोडाइल हूँ जो एक बार किसी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। इतना कह के वो अपने दांतों से ली की नाक काट लेता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में सिटी काउंसलर ली अपनी कटी हुई नाक लेके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इसके कुछ दिन बाद वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले अपने कुछ आदमियों को भेज के उस नाली की ब्लॉकेज को ठीक करवाते हैं और यहीं हम फिली के हाथ में एक लेटर देखते हैं जिसमें लिखा है कि उसकी जमीन अब उसे वापस कर दी गई है। ब्लॉकेज ठीक होने की वजह से उसके खेत में अब पानी आने लगा है। इस बात से फिली खुश तो है, लेकिन वो क्रॉक को बहुत मिस करती है। इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि फिली के खेत के आसपास की जमीनें आज भी बंजर पड़ी हैं, लेकिन फिली के खेत में बहुत ही शानदार फसल तैयार हो चुकी है। आखिरकार फिली और क्रॉक की मेहनत रंग लाई और इन्होंने अपनी जमीन को हरा भरा कर ही दिया। क्रॉक ने ली के आदमी का मर्डर फिली की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए उसे सिर्फ 1 साल की सजा होती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम क्रॉक को देखते हैं जो अभी अभी जेल से छूट के बाहर आया है। जेल के बाहर खड़ी फिली उसका इंतजार कर रही थी। ये दोनों इतने लंबे अरसे बाद एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं और इन्हीं हैप्पी इमोशंस के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।